हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग 15वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे आ चुके हैं। इसके पहले हमने 14 सेट्स ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में हमने प्ले बना के रखी है, वहाँ से जा करके आप इनको सभी के सभी एक साथ देख सकते हैं। आज हम लोग अपना 15 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक वाइक करके अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जुनून पढ़ाई का, वो आप कि जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ वगैरह भेज दी जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन है आज की वीडियो में। और आपको हमने पहले भी बताया कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग टोटल 15 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आप देखिए जो 15 मार्क्स आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो आपको 2 गद्यांश मिलते हैं और 5 नंबर की व्याकरण आती है। व्याकरण जो 5 नंबर की है उसमें आपको 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें वही संधि और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वलौकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, वर्तनी शुद्धिकरण है और कौन सा है तो युग्म शब्द हैं। ऐसे ऐसे करके आपको टोटल 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं और उन गद्यांशों से जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे 2 गद्यांश, एक गद्यांश 5 नंबर का। ठीक है, चलिए तो ये सब तो वो बातें हैं जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं अपने इन्हीं वीडियोस में। अभी हम देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। ठीक है, आपको बताना है कि जो संगम शब्द लिखा हुआ है ये क्यों अशुद्ध है। तो बहुत सारे लोग को तो लग रहा होगा ठीक तो लिखा है, तो ठीक नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है। पहले तो जानिए कि जो संगम शब्द है वो कि लिखा कैसे जाता है। तो इस तरह से लिखते हैं संगम। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नुक्ता अनुस्वार रेफ या फिर नुक्ता अनुनासिक रेफ या अनुस्वार। तो आप देखिए नुक्ता क्या होता है, रेफ क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। पहले तो यही जानिए, इनमें अंतर क्या है ये जानिए। सबसे पहले हम लोग अनुस्वार और नुक्ता में अंतर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नुक्ता में भी बिंदी ही लगती है और अनुस्वार में भी बिंदी ही लगती है। ठीक है, लेकिन शब्द ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि अगर सपोज दैट कहीं का लिखा है, का के नीचे बिंदी लगी हुई है तो इसे हम कि इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नुक्ता। वहीं यदि का के ऊपर बिंदी लगी है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो का के अगर किसी भी लेटर के ऊपर बिंदी लगी है तो वो अनुस्वार है, अगर नीचे बिंदी लगी है तो वो क्या है, तो वो है नुक्ता। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें समझ आ गई। ठीक, अब देखिए अगला जो है वो है अनुनासिक। तो ये जो चंद्र बिंदु होता है इसे हम अनुनासिक कहते हैं, और ये जो रेफ होता है तो उड़ंकुरा को हम लोग रेफ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सी गलती है। तो आप देखिए संगम, संगम लिखा कैसे जाता है, संगम में सा में अनुस्वार होता है, जबकि यहाँ लगा क्या है, अनुनासिक, अर्थात यही वाली गलती है, यानी कि अनुनासिक से रिलेटेड इसमें गलती आपको दी गई है। तो पहले वाले का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और कैसे लिखा जाएगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द जो है वो चयन करना है। ऑप्शंस क्या है, अभिराम, अभिराम, अभिराम या फिर अभिरम। तो देखिए इसको जब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी जो सही वर्तनी है वो क्या होती है, अभिराम होती है। क्या होती है, अभिराम। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं कि बताइए कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो आपको इसमें जो है 3 सही दिए हैं और 1 अशुद्ध है, वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, महीना, क्रिया, अनुग्रह या फिर सप्ताह। तो अनुग्रह आपको हमने कई बार बताया कि अनुग्रह नहीं होता है, क्या होता है, अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह। ठीक है, तो अनुग्रह अनु का घर नहीं, तो ऐसा नहीं होता है, अनुग्रह होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यही रॉन्ग है। आगे देखिए कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस क्या है, अनुग्रहित। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे, क्योंकि अभी तो वहां देख क्या रहे अनुग्रही, वो गलत था, तो यहाँ देखिए दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है अनुग्रहित, चौथा है अनुग्रहित। तो यदि आप इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है अनुग्रहित। क्या होता है, अनुग्रहित, ऐसे होता है। ठीक है, अनुग्रहित, और इस तरह से कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला।
अब देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन बन रहा है, कह रहे हैं कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है। तो देखिए नायक का नायिका होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अनुज का अनुजा होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। सेवक का सेविका बिल्कुल होता है। कह रहे हैं संचालक का संचारिका, तो जब यहाँ ला है तो ये बदल के रा क्यों हो जाएगा, तो संचालक का संचालिका हो सकता है, ना कि संचारिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यही डी वाला, क्योंकि यही रॉन्ग है। ठीक है, और ये इसका आप देख लीजिए संचालिका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग नहीं, दरअसल आपको बताना है कि तीन शब्द ऐसे होंगे जो पुल्लिंग है और एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग है, और आपको उसी स्त्रीलिंग का पहचान करना है। ऑप्शंस क्या है, यामा, योजना, भिक्षा या फिर संबल। ठीक है, तो आप देखिए कि यामा ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, योजना भी है, योजना बनाई जाती है, भिक्षा मांगी जाती है। जबकि संबल की यदि हम बात करें तो ये संबल जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नाला शब्द का स्त्रीलिंग जो है कौन सा होगा ये बताना है। तो नालियां बिल्कुल नहीं होगा, नालिये भी नहीं होगा, नाली या फिर नाली। तो देखिए वर्तनी शुद्धिकरण में भी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़ी ई और छोटी ई मात्राओं का फेर है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि नाला शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा नाली। क्या हो जाएगा, नाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि विलोम बताना है कि अनघ शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए, निरघ, निष्पाप, कृति या फिर अघी। तो यदि आप इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा अघी, और आरओ यारो 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनघ शब्द का जो सही विलोम है वो होता है अघी। और अगर इसके स्पष्टीकरण यानी व्याख्या की बात करें तो अनघ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पाप रहित या फिर निष्पाप। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पाप रहित या निष्पाप है तो उसे हम कह सकते हैं अनघ। जबकि अघ का अर्थ क्या होता है, तो अघ का अर्थ होता है पाप, और यही कारण है कि अनघ का विलोम क्या हो जाएगा, अघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी आपसे विलोम ही पूछ रहे हैं कि अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो चाहे विपरीतार्थक लिखा रहे चाहे विलोम लिखा रहे, बात एक ही है। ऑप्शन देखिए, आदि, उपरि, नय और अनग। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि अनय शब्द का विलोम कौन सा है। तो अनय का देखिए नय हो जाएगा। ठीक है, तो जो नय शब्द है इसी में अगर आप उपसर्ग आ लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनय, और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा अपना इसका विलोम। ठीक है, चलिए कुछ अन्य विलोम देख लेते हैं। जैसे नय, नय का हमने देखा क्या हो जाता है, अनय। वहीं यदि हम अंत की बात करें तो इसका हो जाएगा आदि। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ यारो 27 जुलाई वाले में पूछा गया था। ऊपरी का हो जाएगा अधा, और अनघ का हो जाएगा अघ। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि सभ्य व्यक्ति जो है वो किसी का अपमान नहीं करते। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, और जो शब्द रेखांकित है वो कौन सा है, वो है अपना सभ्य। ठीक है, तो ये बात अपने आप में भी सही है कि जो सभ्य लोग होते हैं वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो असभ्य हैं वही जो है उनकी खुद की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती और वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, भद्रशील, शालीन या फिर असभ्य। तो ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि असभ्य इसका विलोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है, मतलब विलोम का जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, अपना पराया, तो ये बात तो ठीक है, अपना का पराया ही होता है। आस्था का अनास्था, ये भी ठीक है। आकाश का पाताल, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए अग्नि का आग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अग्नि आग ये दोनों समानार्थक है, अर्थात पर्यायवाची है, और हमसे पूछ क्या रहे हैं, सुमलक की विलोम। तो इस वजह से यही वाला रॉन्ग है, और इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक, अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि पर्याय पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन देखिए, अनुभूति, विस्मृति, बोझ या फिर शांत। तो बोध का मतलब होता है अनुभूति। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो बैल का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अश्म, वृषभ, मतलब बलिवर्द या फिर गो। तो आप देखिए इसका जो गो है, नहीं गो तो हो जाएगा क्योंकि गोवंशी होते हैं ये लोग भी। अश्म नहीं होगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखिए तो जो अश्म शब्द है ना वो बैल का पर्यायवाची नहीं है। एक बार गो शब्द को हम लोग देख के कन्फ्यूज हो सकते हैं, गाय मतलब गो मतलब गाय से, लेकिन ये चूंकि गाय के वंश का ही है तो इस वजह से समानार्थक में आ जाता है, लेकिन अश्म नहीं आता है। ठीक है, तो आप देखिए अश्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वृषभ भी है, बलिवर्द भी है, गो भी है। और अश्म का अर्थ क्या होता है, पर्वत या पत्थर से होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहे हैं कि धन का मतलब क्या होता है।
ऑप्शन देखिए, अंक, अर्थ, स्वार्थ या फिर कोश। तो हम सबको पता है कि अर्थ का जो हम लोग समानार्थक बनाते हैं वो धन से बनाते हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए कुछ अन्य भी इसके जो है समानार्थक शब्द हैं, जैसे संपत्ति है, योग है, ठीक है। और जबकि अगर हम लोग अंक की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अध्याय, चिन्ह, संख्या आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। तो दूध का भी पर्यायवाची पूछा जाने वाला मतलब एक शब्द है ये भी। ऑप्शन क्या है, दुग्ध, पेय, गोरस, अमीय। तो आप सबको पता है कि पेय भी कहते हैं, दुग्ध भी कहते हैं, गोरस भी कहते हैं, अमीय नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अमीय, पीयूष, सुधा ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आप देखें तो अमृत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अन्य जो अगला क्वेश्चन है ये देखिए, शब्द युग्म मतलब कि शब्द युग्म से क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ये मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक युग्म अशुद्ध है और आपको वही बताना है। ऑप्शन देखिए, अनाथ का कह रहे हैं अनाथा, अश्व का अश्वा, चातक का चातकी, सुलोचन का सुलोचनी, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि जो अशुद्ध है वो बताइए। तो आपको सबको दिख भी रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलोचन का सुलोचनी, ठीक है। यही अशुद्ध है क्योंकि इसका शुद्ध शब्द जो होता है वो क्या होता है, सुलोचना होता है। क्या होता है, सुलोचना, ना कि सुलोचनी, ठीक है। और इस वजह से, और हाँ ये भी याद रखिए ना, क्योंकि अब ये शब्द होते क्या हैं कि समश्रुत भिन्नार्थक कहते हैं इन्हें, अर्थात सुनने पढ़ने में आपको समान लगेंगे, लेकिन जब आप इनको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा थोड़ा बहुत तो लिखने में भी अंतर है, और इनकी जो मतलब कि अर्थ होते हैं ना वो अलग अलग निकलते हैं, ठीक है। जैसे सुलोचन का मतलब क्या होता है, सुलोचन का मतलब होता है सुंदर, वहीं आप देखें तो सुलोचना का मतलब होता है सुंदर नयनों वाली स्त्रियां। पता नहीं कहाँ इस तरह की स्त्रियां पाई जाती हैं, मैंने तो नहीं देखी है। फिलहाल के लिए अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ है। तो ये भी बहुत मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और कहाँ पूछा गया था ये भी देख लीजिए। जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर 2022 को, उसमें पूछा गया था, ठीक है। श्वेत मतलब क्या होता है, तो श्वेत मतलब तो ये कलर है सफ़ेद, ठीक है। श्वेद मतलब होता है पसीना, और इस तरह का ऑप्शन आप देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। तो जो सही सुमेलित नहीं है अर्थात असंगत है वो आपको बताना है। पहला क्या है, अन्न जल, ठीक है। नून तेल, खाना पीना, ओहो पीना खाना लिखा हुआ है, ऐसा थोड़े होता है, खाना पीना होता है ना। आचार विचार, तो ये सब ठीक है, सी वाला गलत है, ठीक है। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछ रहे हैं कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सुकवि, रससिद्ध कवि, महाकवि या आशु कवि। तो हम लोग ऐसे कवि जो तत्काल कविता करें उन्हें कह देते हैं आशु कवि, ठीक है। ऑप्शन डी वाला। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि। जबकि जैसे अन्य शब्द देख लीजिए कि जो पुस्तकों की समीक्षा करते हैं उन्हें हम कहते हैं समीक्षक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सबसे मतलब कि बड़े समीक्षक माने जाते हैं वो। आगे देखिए, जिनकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो। मुझे लग रहा है मैंने ये वाला क्वेश्चन एज इट इज करवाया हुआ है एक बार और, पर कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। तो जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरफ पैनी हो उसे क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हम लोगों की साइड जो है बहुत बहुत ज़्यादा कुश पाया जाता था, अभी तो फिलहाल के लिए नहीं रह गया है। तो यही है, कुश का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना बहुत मतलब एकदम सुई जैसा चुभता है, तो वही है कुशाग्र बुद्धि। किसी के स्थान पर कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं ना, कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आशु भाषण का अर्थ क्या है। पहला क्या है कि विषय को एक दिन पहले बता देना, दूसरा विषय पर चर्चा या परिचर्चा करवाना, तीसरा किसी विषय पर तत्काल बोलना, और चौथा है विषय को रटकर बोलना। तो आशु अगर लिखा है तो समझ लीजिए कि तत्काल वाली बात आएगी। तो आशु भाषण यानी कि किसी विषय पर तत्काल जो है जो बोले उसे कहते हैं आशु भाषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि जो संविधान के अनुकूल ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो संविधान के अनुकूल नहीं है अर्थात असंवैधानिक टाइप की है। तो संवैधानिक तो नहीं होगा, राजनीतिक भी नहीं होगा, अराजक भी नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असंवैधानिक। और अगर कोई चीज़ संविधान के अनुकूल है तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर उसे हम कह देंगे संवैधानिक, ठीक है। चलिए अब हम लोकोक्ति और मुहावरों पे आ रहे हैं। कहना है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, जो इच्छा करता है ये है वही
प्राप्त करता है। एक सेकेंड, जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है। दूसरा, तेजी से काम करने से वो जल्दी निपट जाता है। चौथा, स्वभाव से चंचल व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। और पांचवा, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। तो वैसे तो किसी के लिए भी सरल नहीं होती सफलता, सबको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जो कर्मठ है उनको मतलब कि धीरे धीरे जब वो प्रयास कर ही रहे हैं तो आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। तो वही है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, यानी कि कर्मठ व्यक्ति के लिए जो सफलता है वो सरल होती है। चलिए कुछ अन्य देख लीजिए, जैसे जिसे पिया चाहे वही सुहागिन। इसका मतलब क्या होता है? जिस पर मालिक की कृपा होती है। ठीक है। और अगला क्या है? आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में भी, कि मतलब कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। ऐसा अक्सर जीवन में होता रहता है कि आपके जीवन से एक समस्या जाती नहीं है, दूसरी समस्या आ जाती है। तो उसे ही कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है। अगला है आ बैल मुझे मार। तो ये वही है कि जानबूझकर विपत्ति को स्वयं बुलाना। ठीक, जीवन में सब कुछ अच्छा जा रहा था, एक बॉयफ्रेंड बना लिया, हो गया आफत आ गई जीवन में। चलिए आगे देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। दूसरा, संक्षेप में विस्तृत बात कह देना। बिल्कुल नहीं। गंगा व जमुना की यात्रा करना नहीं। दास पिता के लिए प्रतिबद्धता भी नहीं होगा। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा कि जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है। अब कुछ अन्य भी देख लीजिए, जैसे गागर में सागर भरना। तो ये क्या है कि संक्षेप में बहुत बड़ी बात को कह देना। ठीक है। तो गागर में सागर भरना यही है। ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये जो है क्या है कि केवल बाह्य प्रदर्शन है। अगला, छछूंदर के सिर पे न सोहे चमेली। तो समझ रहे हैं, इसको हम लोग जब इंटर में थे तभी से इसको याद किए बैठे हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तार में। छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस तरह से हम लोगों ने इसको याद करके रखा है। हालांकि एक अलग ही मुहावरा बन जाता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, पर हम लोगों ने तो ऐसे याद करके रखा है। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं कि अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। ठीक है। मतलब कि योग्यता के विपरीत वस्तु आपके पास है, वही है छछूंदर के सर पे है न सोहे चमेली। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे गद्यांश। तो 22 से लेकर के 26 नंबर तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो गद्यांश से आ रहे हैं। पहले गद्यांश पढ़ लीजिए, क्योंकि गद्यांश लंबा चौड़ा सा है, और सबसे बड़ी बात तो यूपीपीएससी मतलब यूपी ट्रिपल एससी पेट का ही है। ठीक है। हमने जो भी गद्यांश अभी तक हमने करवाए हैं वो सब यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वही करवाए। इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का देश है कौन? अपना भारत। ठीक है। तो भारत क्या है? प्राचीन संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर दान पुण्य को जीवन मुक्ति का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ठीक है। जब दान देने को धार्मिक काम मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वाले की पात्रता देखी जाती थी और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ा कर के वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। ठीक है। धीरे धीरे दानदाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया और दयावश निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान देना स्टार्ट किया। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे समाज में और मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों का दान का पात्र समझने लगे। समाज में इस प्रकार के जब परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी आजीविका का एक साधन ही बना लिया। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि स्थानों पर हर जगह भिखारी जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो गए। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने लग गए। साल 2 साल के दूध मुहे बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के बूढ़े तक को भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगने का भी एक कलापूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। ठीक है। तो जो मतलब कि पहले कहाँ इस तरह से शुरू हुआ था कि जिनको ज़रूरत है उनको दान देना चाहिए जिनके पास है, लेकिन अभी आप देखिए तो इसका एक गलत ही तरीके से उपयोग हो रहा है। ठीक है। तो उपयोग नहीं कहेंगे, दुरुपयोग कहेंगे इसको। आगे देखिए, कुछ खानदानी भिखारी होते हैं क्योंकि पुश्तैनी यानी कि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं।
कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, वो इतने निर्दयी होते हैं। अब देखिए कहीं कहीं पे ना आपको ये शब्द जो है निर्दयी मिल जाएगा कि वो इतने निर्दयी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है, जब भी आप यूज़ करेंगे तो निर्दयी यूज़ करेंगे, ठीक है। कि वे इतने निर्दय होते हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। आपने देखा होगा, आँख फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, तो ये वही चीज़ें बता रहे हैं। कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं, ठीक है। तो मतलब भीख मांगने का भी ये रिवाज है, इसको देखिए समझिए। हम लोग तो जाते हैं कहीं, कोई दिखा है, अरे यार बेचारा गरीब आदमी है, दे दो, तुम्हारे भगवान ने तुमको इस तरह से नहीं बनाया, कम से कम इस बात का शुक्रिया अदा करो। लेकिन इन सब के पीछे एक पुरानी मतलब कि इन सब के पीछे एक लंबी प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारी को किराए पर भी दे देते हैं, समझ रहे हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजबूरीवश भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम न मिलने पर भी भिक्षा मतलब कि काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। अब क्या करें, अगर जॉब नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो पेट तो पालना ही है ना, पेट पालने के लिए लोग भिखारी भी बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग देते हैं, समझिए इस बात को। भीख रोक कर, गा कर, आंखें दिखाकर या हंस कर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे। फिर आप वो करुणा किस तरह से जगा पाते हैं, ये आपकी कला है, ठीक है। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर के भीख देने के लिए बाध्य हो ही जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इस तरह की चीज़ें, तो अगर आपके जेब में पैसा है ना, तो आपसे दिए बिना रहाइश नहीं होगा। आगे देखिए, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है, ये एक सवाल उठाया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। गरीबों और निर्बलों को छोड़कर कई पढ़े लिखे और हट्टे कट्टे भी इस वृत्ति को अपनाए हुए हैं, ठीक है। क्या सरकार को इस दिशा में कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है तो ये बात तो है। आगे देखिए, क्या हम लोग इन भिखारियों को करुणावश भीख दे रहे हैं? जरा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? अगर दान ही करना है तो गरीबों को पुस्तकें यानी कि पाठ्य सामग्री दे, गरीबों और बीमारों को दवाएं और अस्पताल की सुविधाएं दिलाएं। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोजगार की व्यवस्था जो है वो करवाएं, ठीक है। और साथ में जो नगद पैसा देना है वो बंद करें। भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं, पर कभी उन्हें नगद पैसे नहीं दें। अगर जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें और भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू करें तो इस तरह से काबू पाया जा सकता है, ठीक है। बस यही होगा कि कई ऐसे लोग जो बेचारे सच में गरीब हैं, उनके पास और कोई आजीविका के साधन नहीं है, उनके पास फैमिली का भी बोझ है और उनके पास कोई योग्यता भी नहीं है और वो काफ़ी सालों से केवल यही एक काम कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा गलत हो जाएगा। बाकी कहीं ना कहीं जो इन्होंने बताया वो चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि अगर आपने भीख मांगने को ही अपना रोजगार बना लिया है और अन्य लोगों को भी आप इसी में ढकेल रहे हैं, तो ये तो एक बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें एक्शन लेना ही चाहिए। चलिए अब हम इससे जो क्वेश्चंस बने हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? ऑप्शन देखिए। कह रहे हैं भिक्षावृत्ति समस्या नहीं है, तो बहुत गलत बात है, समस्या तो है ही, तो ये तो होगा नहीं। कह रहे हैं भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है भैया, हल नहीं कर रही है वो। तीसरा, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। चौथा, भिक्षावृत्ति के लोग स्वेच्छा का दान दे रहे हैं, इसलिए इनको समस्या नहीं माना जा सकता, तो ये भी गलत है। आप देखिए सी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल करके लोग जो है पैसा ले रहे हैं। तो आप देखिए यूपी ट्रिपल पेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 वाले में। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने वालों के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? ऑप्शन देखिए। कह रहे हैं भिखारी लोगों के पीछे लग जाते हैं और उन्हें भीख देने के लिए बाध्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है, लेकिन आगे देखिए। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देख करके लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो हाँ यही बात ज़्यादा ठीक है। धार्मिक स्थलों पर मतलब कि लोग दान पुण्य करने जाते हैं, तो वो सब बातें अगली बात है। जो मतलब इसका सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू मतलब कि पैराग्राफ, वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए।
कह रहे हैं भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही हो जाता है। तो अभी हमने देखा था कि गरीब के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के संबंधित जो समस्याएं हैं वो दे सकते हैं, खाना पीना खिला सकते हैं, आदि आदि। ठीक है, तो इसका उत्तर इन्होंने इसका उत्तर दिया नहीं है, हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या हो सकता है, पहला देखिए कि गरीब और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था में मदद करके, तो बात ठीक है। दूसरा, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करना, मदद करना, तो ये तो गलत बात है। तीसरा, गरीब के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करके और पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना। चौथा, रोगियों को चिकित्सा सुविधा दिलाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा के मदद करना। कहीं ना कहीं अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो हमारे पैसेज में दिया है वो है अपना ये वाला कि गरीब और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो देकर के मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हमारा जो पैसेज है उसी में ये शब्द आया हुआ है दान पुण्य। क्या आया है, दान पुण्य। और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है, जबकि जो व्याकरण वाला दिया हुआ है सेगमेंट उसमें आप देखिए तो समास के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है पैसेज में। ठीक है, तो दान पुण्य में कौन सा समास है ये आपको बताना है।